नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व युवा कौशल दिवस और कौशल भारत अभियान की 6ठी वर्षगांठ पर युवाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह वाराणसी में 15 अरब रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28% किया। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा वे सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गई धारा 66A के अंतर्गत कोई मामला दर्ज न करें। देश में 39 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव से संबंधित सभी बकाया मुद्दों का हल बातचीत से करने पर सहमत। और महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को तीसरे T20 मैच में 8 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि वे टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व युवा कौशल दिवस और कौशल भारत अभियान की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी वर्चुअल रूप से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। स्किल इंडिया मिशन के 6 वर्ष उल्लेखनीय रहे हैं और इसने कौशल विकास अवसंरचना और सुविधा केंद्रों के विस्तार तथा उद्यमशीलता भावना का अंतर्निवेशन और समर्थन सहित बड़ी संख्या में उपलब्धियों को देखा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा कौशल निर्माण से जुड़े अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के प्रयासों ने कुशल श्रम बल की मांग की पूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ से अधिक युवाओं को स्किल इंडिया मिशन में जुटते देखा है। आईटीआई परितंत्र के आकार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो रही है और पिछले 6 वर्षों के दौरान 5000 से ज्यादा आईटीआई की स्थापना हुई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का इस साल जनवरी से देश के सभी राज्यों के 600 जिलों में शुभारंभ किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अगुवाई वाले इस चरण में नए युग और कोविड से संबंधित कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के 1 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। वे वहां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में जनसभा को संबोधित करने सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री करीब 15 अरब 83 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी 744 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न लोक परियोजनाओं और निर्माण कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इनमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 100 बिस्तर का मातृ और शिशु स्वास्थ्य विंग, गौजलिया में मल्टी लेवल पार्किंग, गंगा नदी पर पर्यटन विकास के लिए रोरो नौका सेवा और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाला फ्लाईओवर शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 839 करोड़ रुपए लागत की कई परियोजनाओं और लोक निर्माण कार्यों की भी आधारशिला रखेंगे। इनमें केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान का कौशल और तकनीकी सहायता केंद्र, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 143 ग्रामीण परियोजनाएं और करखियोन में आम तथा वनस्पति के लिए एकीकृत पैक हाउस का निर्माण शामिल है।
मंदिरों के शहर काशी में लोग अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री के दौरे से पूर्व सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम स्थलों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। गलियां, सड़कें तथा इमारतों को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। पूरा क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत वाले पोस्टर, बैनर और होर्डिंग से पट गया है। रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की सजावट और लाइटिंग देखते ही बनती है। इस इमारत का निर्माण जापान के सहयोग से किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले ही यहां भ्रमण करके तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रधानमंत्री कोविड से बचाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों और चिकित्सा व्यवसायियों के साथ बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान वे गुजरात की साइंस सिटी में एक्वाटिक्स और रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और राहत बहाल करने का निर्णय लिया है। साथ ही वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने तथा पशुपालन और पोत परिवहन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे कई अहम फैसले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता और राहत 17% से बढ़ाकर 28% तक कर दिया गया है। ये इस माह की पहली तारीख से प्रभावी माना जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ते की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जाने वाली किस्त रोक दी गई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ की बहाली करने पर निर्णय किया गया है और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। श्री ठाकुर ने बताया कि बैठक में कपड़ा तथा परिधानों पर केंद्र और राज्य की ओर से लगाए जाने वाले करों तथा इन पर लगने वाले निर्यात शुल्क में रियायत जारी रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि ये योजना 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र भारत में है जिससे रोजगार का सृजन भी होता है और लाखों करोड़ रुपए का निर्यात भी यहां से होता है। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में एप्रिल गारमेंट्स और मेडअप्स के लिए ROSCTL स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में उनको लाभ मिलेगा, निर्यात करने में निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा, रोजगार का सृजन भी होगा और जो भारत की कंपनियां हैं उनको कम्पीट करने के लिए दुनिया भर की कंपनियों से इससे बल मिल पाएगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को जनवरी 2021 से बढ़ाकर मार्च 2026 तक करने की मंजूरी दी है। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इससे सरकारी खजाने पर 4,607 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ पड़ेगा। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 3,000 करोड़ रुपए और राज्यों की हिस्सेदारी 1,607 करोड़ रुपए होगी। श्री अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान का नाम बदलकर पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रखने की भी मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपने क्षेत्र के सभी पुलिस थानों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की निरस्त की गई धारा 66A के अंतर्गत कोई मामला दर्ज न करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे उच्चतम न्यायालय के 24 मार्च 2015 के आदेश के अनुपालन के बारे में पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को जानकारी दें। मंत्रालय ने कहा कि यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66A के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है तो उसे तुरंत वापस ले लिया जाए। गुजरात उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि वो इस महीने की 17 तारीख से अदालत की सभी इच्छुक पीठों की कार्यवाही का लाइव प्रसारण शुरू करने जा रहा है। इस तरह ये देश का
ऐसा पहला उच्च न्यायालय है जो लोगों को वर्चुअल कार्यवाही देखने की अनुमति देने जा रहा है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2020 में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में प्रथम अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब चैनल पर शुरू की थी। लाइव स्ट्रीमिंग अनुभव की सफलता के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने शेष इच्छुक पीठों के लिए भी ये कवायद शुरू की है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व युवा कौशल दिवस और कौशल भारत अभियान की 6ठी वर्षगांठ पर युवाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह वाराणसी में 15 अरब रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28% किया। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा वे सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गई धारा 66A के अंतर्गत कोई मामला दर्ज न करें। देश में 39 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव से संबंधित सभी बकाया मुद्दों का हल बातचीत से करने पर सहमत। और महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को तीसरे T20 मैच में 8 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। देश में 39 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 39 करोड़ 10,53,156 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी को कोविड बचाव का टीका लगवाने का नया चरण 21 जून को शुरू हुआ था। मंत्रालय ने कहा है कि 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 13,42,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 1,57,000 लोगों को दूसरी डोज दी गई। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसी आयु वर्ग के 11 करोड़ 78 लाख लोगों को पहली डोज दी गई और 48,92,000 लोगों को दूसरी डोज मिली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 50 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इसी आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। ओडिशा में लोगों को कोविड वैक्सीन की 1 करोड़ 36 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। कल 565 स्थानों पर लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 1,46,000 डोज दी गई। ओडिशा में अब तक 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 63 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। राज्य सरकार आज टीकाकरण अभियान को आगे ले जाने के लिए 1,000 से अधिक स्थानों पर वैक्सीन डोज उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोविड टीकों की कमी और आपूर्ति में देरी के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि टीकों की कमी और उपलब्धता के बारे में कुछ राज्यों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के बयान तथ्यों पर आधारित नहीं है। श्री मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से टीकाकरण के लिए इस वर्ष जून में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 11 करोड़ 46 लाख खुराक उपलब्ध कराई थी। जुलाई महीने में इसे बढ़ाकर 13 करोड़ 50 लाख कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 5 चिकित्सा उपकरणों पर व्यापारिक लाभ को वितरक स्तर पर कीमत के 70% तक सीमित कर दिया है। ये उपकरण हैं पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर जांच मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर। कोविड महामारी के दौरान इन चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती मांग को देखते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इनकी कीमत को नियंत्रित करने का निर्णय लिया। संशोधित कीमतें इस साल 20 जुलाई से लागू होंगी। मंत्रालय ने बताया कि प्रत्येक खुदरा व्यापारी, डीलर, अस्पताल और संस्थान को इन उपकरणों के लिए उत्पादक कंपनी द्वारा तय की गई कीमत को व्यापार परिसर में ऐसे स्थान पर दर्शाना होगा जहां आसानी से सबकी नजर पड़ती हो। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बागमती, गंडक और कोसी सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से पूर्वी और पश्चिम चंपारण में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर आज लगातार 6ठे दिन रेल यातायात बंद है। रेल पटरियां पानी में डूबी हुई हैं। इस मार्ग की 10 रेलगाड़ियां आज निरस्त कर दी गई हैं, जबकि लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का मार्ग बदल दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल के दल राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। राज्य के प्रभावित इलाकों में चिकित्सा दल भी भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क वितरण के लिए 109 लाख टन से अधिक अनाज आवंटित किया गया है। इससे समाज के कमजोर वर्ग को राहत मिलेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ 71 लाख से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस अनाज का मूल्य 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। खाद्य सब्सिडी और अंतर्राज्यीय ढुलाई खर्च सहित अनाज के इस वितरण की समूची लागत केंद्र सरकार वहन कर रही है और भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार को अनाज की निःशुल्क आपूर्ति कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल ताजिकिस्तान के दुशांबे में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया और भारत चीन संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। पिछले साल सितंबर में मॉस्को में हुई मुलाकात का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री ने उस समय तय हुए समझौते का पालन करने पर जोर दिया और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े सभी मुद्दों के समाधान तथा वहां से सेना को हटाने की जरूरत दोहराई। डॉक्टर जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को बताया कि इस वर्ष की शुरुआत में पैंगोंग झील के आसपास से सेना हटाने के बाद बाकी मुद्दों को सुलझाने की अनुकूल परिस्थिति बनी हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चीन भारत के साथ मिलकर काम करेगा। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी बताया कि दोनों पक्षों ने माना था कि मौजूदा स्थिति का लंबे समय तक चलना किसी भी देश के हित में नहीं है और इससे आपसी संबंधों में नकारात्मकता आती है। विदेश मंत्री ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान दोनों देशों के हित में है और दोनों पक्षों को सभी द्विपक्षीय संधियों और शर्तों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। महिला क्रिकेट में कल रात चैम्सफोर्ड में इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 8 विकेट से हरा दिया और श्रृंखला में 2-1 से जीत हासिल कर ली। 154 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 8 गेंद शेष रहते हुए 2 विकेट के नुकसान पर मैच जीत लिया। इससे पहले भारतीय महिलाओं ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 153 रन बनाए। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय दल के लिए प्रेरक गीत जारी किया है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने लोगों से एकजुट होकर भारतीय टीम को उत्साहित करने की अपील की। उन्होंने लोगों से इस गीत को सुनने, साझा करने और भारतीय दल को उत्साहित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस गीत से हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास हम सब लोग इसको सुनेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री चीयर फॉर इंडिया कैंपेन लॉन्च करते हैं, अपने कीमती समय में से एक बार नहीं कई बार खिलाड़ियों से बात करते हैं, आपका ये गाना न केवल मनोरंजन देगा बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाएगा। हम सबको मौका देगा चीयर फॉर इंडिया करने के लिए। सो लेट्स अस ऑल कम टुगेदर एंड चीयर फॉर इंडिया। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में 9 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी समाचार से प्रसारित होने वाली विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं 50 मीटर महिला राइफल टीम की अंजुम मुदगिल और तेजस्विनी सावंत की। अंजुम मुदगिल का जन्म 5 जनवरी 1994 को चंडीगढ़ में हुआ था और वे विश्व में 27वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। उन्होंने पहली बार 2018 में गुदालाजारा में IISF विश्व कप प्रतियोगिता में 50 मीटर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर नाम कमाया। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी इसी प्रतिस्पर्धा में अपना प्रदर्शन दोहराते हुए उन्होंने रजत पदक जीता, लेकिन अपने कैरियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि 2018 की विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में हासिल की, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत और टीम
दोनों स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। इसके साथ ही वे टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी। दूसरी ओर 12 सितंबर 1980 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मी तेजस्विनी सावंत विश्व में 28वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। भारतीय निशानेबाजी सर्कल में तेजस्विनी सावंत ने 2010 की विश्व चैंपियनशिप में बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब उन्होंने पहली बार भारतीय महिलाओं के लिए स्वर्ण पदक जीता। हालांकि वे उससे पहले ही 2019 में IISF विश्व कप और कुछ राष्ट्रमंडल और एशियाई पदक जीतकर ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। इसके बाद का कुछ समय तेजस्विनी के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा और वे व्यक्तिगत कारणों से 2012 और 2016 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। 2018 में फिर से वापसी करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीता। उन्होंने 2019 में एशियाई चैंपियनशिप जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। शशि भूषण त्रिपाठी, स्पोर्ट्स डेस्क। आकाशवाणी समाचार के विशेष ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रोताओं ने ईमेल के जरिए हमें जवाब भेजे हैं। कल के सवाल का सही जवाब भेजा है जम्मू के मनप्रीत सिंह ने। मुझे आज ऑल इंडिया लेवल की प्रतियोगिता ओलंपिक क्विज जीतकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं इस प्रतियोगिता के लिए ऑल इंडिया रेडियो और स्पोर्ट्स स्कैन को धन्यवाद देना चाहता हूं। नियमित श्रोता होने के नाते ये कह सकता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो हमें बहुत ही सटीक, ज्ञानवर्धक और कम समय में ज्यादा जानकारी उपलब्ध करवाता है। इसके साथ ही मैं स्पोर्ट्स स्कैन को भी शुभकामनाएं देता हूं, जो कि खेल जगत में श्रोताओं के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मैं टोक्यो ओलंपिक्स जा रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रथम या द्वितीय श्रेणी के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये फैसला किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह निर्णय का उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह निर्णय के अनुसार पैरा ओलंपिक, पैरा एशियन और राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल जीतने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा वर्ग 1 या वर्ग 2 की श्रेणी में पद दिए जाएंगे। राज्य की खेलकूद नीति 2016 के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले सभी सामान्य खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा वर्ग 1 या वर्ग 2 की नौकरी देने का प्रावधान है। अब मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की इस नई पहल से दिव्यांग खिलाड़ियों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होने वाली पैरा ओलंपिक में गुजरात की 3 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने वाली है, जिसमें बैडमिंटन में पारुल परमार और टेबल टेनिस में भाविना पटेल और सोनल पटेल नाम की 2 बहनें शामिल है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने लेह में उद्यमिता विकास, चमड़ा उद्योग और उससे जुड़े अन्य उत्पादों में अवसर संबंधी एक कार्यशाला का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था सहयोग से यूटी प्रशासन लद्दाख में चमड़ा उद्योग में जागरूकता पैदा करने और अवसरों का पता लगाने के लिए लेह और कारगिल में कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। एलजी आर.के. माथुर ने कहा, चमड़ा उद्योग क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ रुपए के अवसर है। श्री माथुर ने कहा, घरेलू उद्यम से शुरू कर रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकते हैं। Leather as a product, the demand overall in the world would still be growing. You have the resources. This is an economic opportunity which the youth of Ladakh needs to utilize.
We have to go in for a household approach that can also turn into 1 crore, 2 crore, 5 crore types of turnover very easily. केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था के निदेशक डॉक्टर के.जे. श्रीराम ने कहा कि संस्थान 70% रोजगार के साथ उद्योग के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। श्रीराम ने कहा, अकुशल कुशल के अलावा CLRI ने चमड़ा उद्योग में 40% महिलाओं के साथ 40 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिए कि CLRI लद्दाख में उद्यमियों का समर्थन करने के लिए सभी प्रशिक्षण और सहयोग प्रदान करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, कोरोना नियमों के उल्लंघन पर केंद्र के सख्त रवैये की खबर आज सुर्खियों में है। पर्यटन स्थलों और बाजारों में कोरोना नियमों के खुल्लम खुल्ला उल्लंघन पर सरकार की नाराजगी देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे राज्य। राजस्थान पत्रिका की बड़ी सुर्खी है, जहां कोरोना गाइडलाइन टूटे वहां फिर लगा दिया जाए लॉकडाउन। जनसत्ता की बड़ी सुर्खी है, गृह मंत्रालय ने राज्यों से पुलिस को निर्देश देने को कहा, निष्प्रभावी हो चुकी धारा के अंतर्गत मामला दर्ज नहीं करें। प्रधानमंत्री के आज वाराणसी दौरे को भी सभी अखबारों ने महत्व दी है। दैनिक ट्रिब्यून की यह खबर ध्यान खींचती है कि अन्न आपूर्ति के लिए गुरुग्राम में लगा देश का पहला ग्रेन ATM। पत्र ने चित्र के साथ लिखा है, गेहूं, चावल और बाजरा का वितरण करने के लिए मशीन में अंगूठा लगाने पर थैले में अनाज भरेगा। ATM की तरह इस मशीन से कम राशन और लंबी लाइन जैसी शिकायतें अब बीते वक्त की बात हुई। इससे सार्वजनिक अनाज वितरण प्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी। दिल्ली और आसपास कल बारिश की झमाझम फुहारों का आनंद लेते बच्चों के चित्र अखबारों में हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व युवा कौशल दिवस और कौशल भारत अभियान की 6ठी वर्षगांठ पर युवाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह वाराणसी में 15 अरब रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28% किया। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा, वे सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गई धारा 66A के अंतर्गत कोई मामला दर्ज न करें। देश में 39 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव से संबंधित सभी अनसुलझे मुद्दों का हल बातचीत से करने पर सहमत। और महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को तीसरे T20 मैच में 8 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।